हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि पेट में गैस ज़्यादा क्यों बनती है और उसके क्या क्या कारण हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं डॉक्टर ए के बंसल, आई एम ए गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन। दोस्तों, पेट में जो ज़्यादा गैस बनती है उसको ब्लोटिंग या कभी कभी बेल्चिंग भी कहा जाता है, या कभी कभी साधारण भाषा में लोग उसको गैसीनेस भी बोल देते हैं। उसके होने से हमें क्या क्या तकलीफ होती है, उसमें पेट में ज़्यादा गैस बनना, पेट ज़्यादा फूल जाना, या बार बार नीचे से फ्लेटस पास होना, या फ्लेटस का जो गंध है वो ज़्यादा बदबूदार होना, या फिर कभी कभी हमें पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ये सब उसकी दिक्कतें हैं। ये सब दिक्कतें हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। इसी वजह से आज की डेट में हमारी ओपीडी में आने वाले लगभग 40 से 50% मरीज सिर्फ इसी प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये हैं, या तो हम गैस को ज्यादा स्वलो कर ले रहे हैं, या फिर हमारे पेट में किसी कारण से गैस ज्यादा बन रही है। तो ये दो कारणों के ऊपर ही हम लोगों को अपना डिस्कशन फोकस रखते हुए आज डिस्कस करना है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें हम गैस को ज्यादा स्वलो कर लेते हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब खाते हुए बात करते हैं, या फिर बहुत तेजी से खाते हैं, या खाते हुए मुंह खुला रखते हैं, उस समय में खाने के साथ साथ गैस ज्यादा पेट में चली जाती है। उसके अलावा या हम कभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर इत्यादि, या फिर कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, उसमें स्मोकिंग की गैस लंग्स के साथ साथ कुछ पार्ट उसका स्टमक में भी चला जाता है। वो सब चीजें गैस प्रोड्यूस करती है। कुछ लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं, तो च्युइंगम चबाते चबाते भी गैस का सेवन ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग जो स्ट्रो से फ्लूइड लेते हैं, तो उसमें हम ज्यादा गैस को सक कर लेते हैं साथ में। उसके अलावा कुछ लोग जो बूढ़े हैं, जिनके मुंह में डेंचर लगे हैं, आर्टिफिशियल दांत लगे हैं, और उनको प्रॉपरली फिक्स नहीं है, तो बहुत सारा स्पेस रहता है खाने को चबाने के समय में, जिससे गैस का ज्यादा सेवन हो जाता है। इन सब कारणों से हम बाहर की गैस को ज्यादा अंदर स्वलो कर लेते हैं। उसका कुछ पार्ट हम ढकार के तौर पे या बेल्चिंग के तौर पे निकाल देते हैं, पर कुछ पार्ट उसका स्मॉल बाउल में, छोटी आंत में चला जाता है, जो हमें गैस की अनुभूति देता है। उसके अलावा जो सेकंड सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट कारण है, वो ये है कि हमारे पेट में कोई ऐसे कारण है जिसकी वजह से गैस ज्यादा बन रही है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें पाचन क्रिया कैसे काम करती है ये जानना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो पेट से हमारा पाचन शुरू होता है, पर यह ठीक नहीं है। हमारा पाचन एक्चुअली खाने को मुंह में डालने से पहले शुरू हो जाता है। जब हम खाने को देखते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे मुंह में सिग्नल भेजता है, जिससे हमारे मुंह में लार या फिर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो कि खाने को पचाने के जो एंजाइम्स होते हैं उसका एक रिच सोर्स होता है। इसीलिए हमारा खाना मुंह से ही, जब हम अच्छे से खाने को चबा के खाते हैं और खाने के चबाने में समय लेते हैं, तो मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। और वो डाइजेशन जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, वो डाइजेशन और बढ़ता है, छोटी आंत के ऊपरी भाग में पहुंचता है, तब उसमें पेंक्रियाज का जूस और पित्त भी मिल जाता है, और उस खाने को कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड में डिवाइड कर देता है, जिसे हमारी आंत से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और लगभग आधी छोटी आंत तक जाते जाते ज्यादातर चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद की जो छोटी आंत होती है, उसका मुख्यतः काम पानी को पचाना या पानी को एब्जॉर्ब करना है, और बड़ी आंत में और ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके उसको लेट्रिन के तौर पे बचे हुए खाने को निकाल देना होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल को देखते हुए खाना खा रहे हैं या टीवी को देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो वो दिमाग हमारा हमारे मुंह को सिग्नल दे ही नहीं पाता है, और हमारे सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है, और उस वजह से खाने का डाइजेशन जो पहले मुंह में ही होना चाहिए था, वो प्रॉपर डाइजेशन वहां से शुरू नहीं होता है, और हमारी जो डिस्टल स्मॉल बाउल या पेट के अंदर प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है कि उसको ज्यादा खाने को डाइजेस्ट करना है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खाना खाते समय मोबाइल या टीवी का यूज ना करें, जिससे आपका नॉर्मल लार बनेगा और खाने का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको मुंह में खाने को कुछ समय देना है, ताकि लार खाने पे एक्ट कर सके। इसलिए आपको अच्छे से चबा के छोटी छोटी बाइट्स को खाते हुए खाने के समय में टेबल पे ध्यान रख के कुछ समय देना है, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो अपना प्रॉपर काम कर सके। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कारण है
जिससे आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो गई है, जो कि ज्यादातर केसेस में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर अनकंट्रोल्ड थायराइड की बीमारी की वजह से होती है। उन सब कंडीशंस में खाना छोटी आंत में ज्यादा लंबे समय तक पड़ा रहता है और उस कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे गैस का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ज्यादातर केसेस में हमारी बॉडी में जो स्वेलोड एयर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी गैस बनती है वो बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है। कुछ हद तक जब तक इसका अप्रोक्सीमेटली 500 ml तक है तब तक ये नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल जिसकी ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसकी इम्यूनिटी नॉर्मल है उसमें 500 ml तक गैस कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करती है, वो हमारी इंटेस्टाइन की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है। जब इसका प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो जाता है तब ये एबनॉर्मल सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगती है और आपकी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट करने लगती है। उस समय में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। पर इन सभी बातों के अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पेट में ज्यादा गैस बनना ज्यादातर केसेस में कोई बहुत बड़ी बीमारी का सूचक नहीं है, इसलिए आपको इस सब चीजों से बहुत घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। उसके अलावा कुछ फूड आइटम्स भी हैं जिसको लेने से गैस ज्यादा बनती है, जैसे कि जो मोस्ट कॉमनली होता है वो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि आइसक्रीम या फिर चीज या फिर मिल्क से बनी हुई ब्रेड जैसे चीजों का सेवन करने से बहुत सारे मरीज जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनकी बॉडी में लैक्टेज नाम का एंजाइम कम मात्रा में पाया जाता है, उन सब मरीजों में गैस ज्यादा बनती है और इसी वजह से उनको ज्यादा गैसियस डिस्टेंशन और ज्यादा ब्लोटिंग होती है। इसलिए आप इन सब फूड आइटम को 2 वीक्स के लिए अवॉइड करें और देखें इससे आपको राहत मिल रही है क्या। अगर आपको राहत मिल रही है तो इस तरीके की फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों में सोर्बिटोल का डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है बहुत सारे डायबिटिक फूड्स के अंदर, जिसको शुगर फ्री शुगर कहा जाता है। और ये एक नेचुरल शुगर है जो कि एप्पल में पाया जाता है, पियर्स में पाया जाता है या पीचीज में पाया जाता है। तो इस प्रकार के एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से भी कभी कभी बहुत गैस बनती है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में गैस बनती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मीथेन पाई जाती है। जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन है वो मेनली बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से होता है और यही फ्लेटस की बैड स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ लोगों में एंजाइम्स की भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे एज के साथ साथ पैंक्रियाज का जो जूस होता है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। कुछ लोग क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के मरीज होते हैं जिसका पैंक्रियाज का सिक्रीशन कम होने की वजह से बॉडी में एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे लोग एंजाइम के सप्लीमेंटेशन के साथ में बहुत अच्छा फील करते हैं और गैस की समस्या काफी कम हो जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब फूड पॉइजनिंग होता है तब बहुत ज्यादा गैस बनती है, क्योंकि उस समय में जो हमने फूड प्रोडक्ट खाया है, जो भी हमने खाना खाया है, वो ऑलरेडी बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है। तो उस फूड प्रोडक्ट को पेट में पहुंचते ही बैक्टीरिया अपना एक्शन शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा गैस बनाते हैं। इसीलिए जब फूड पॉइजनिंग होती है तो बहुत उल्टी, पेट में बहुत गैस बनना या बहुत दस्त भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय में हमारी बॉडी का बैक्टीरियल कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए बहुत गैस भी बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर चीजें हमारे इंटेस्टाइन में ऊपरी भाग में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर किसी कारण से हमारी छोटी आंत के लास्ट पोर्शन में भी फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंच जाता है, वहां पे भी बैक्टीरिया का ग्रोथ करता है। उस कंडीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा गैस बनती है। और अंत में जो हमारे इंडियन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन कारण है वो है कब्ज का होना। जब बड़ी आंत की मूवमेंट ठीक नहीं होती या किसी और कारण से हमें कब्ज है तो उस समय में इंटेस्टाइन के अंदर अगर लेट्रिन सिर्फ थोड़े से समय के लिए भी एक्स्ट्रा रहेगी तो ऑलरेडी वहां पे बैक्टीरियल कंटेंट ज्यादा होने के कारण उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस समय में बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस होता है। इसलिए जैसे ही लैट्रिन लगे आपको वेट नहीं करना चाहिए, हो सके जितना जल्दी आपको फ्रेश होने जाना चाहिए ताकि बैक्टीरिया को ज्यादा समय ना मिले ग्रोथ होने के लिए। इसलिए
कब्ज की समस्या, जो भी हमारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं जिनको गैस की समस्या होती है, उनमें से बहुत ज्यादा मरीज सिर्फ कब्ज की समस्या को ठीक कर देने से ही ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कब्ज की समस्या का भी हमें ऐसा समाधान ढूंढना है जो कि दवाइयों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। इनिशियली कुछ समय में उसका सपोर्ट हम ले सकते हैं, जो कि डॉक्टर की सलाह से लेना है। उसके अलावा जो डेली घरेलू नुस्खे हैं जो आपकी कब्ज में आपको बहुत मदद करेंगे, वो ये है कि आप सुबह उठ के गर्म पानी के 1 से 2 गिलास का सेवन करें। इससे एक तो वो पानी आपकी आंतों में चिपके हुए मलाशय को जल्दी से साफ कर देगा। दूसरा, आपको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होगा। ये एक ऐसा किस्म का रिफ्लेक्स है जब हमारे पेट में खाना पहुंचता है, उसकी वजह से हमारी बड़ी आंत में मूवमेंट ट्रिगर होती है, जिससे हमें लेटरिन जाने की फीलिंग आती है। उसके अलावा हो सके आप सुबह उठ के थोड़ा योगा करें, जिसमें कपालभाति सबसे इंपॉर्टेंट है। कपालभाति करने से हम अपने पेट के प्रेशर को कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं, जिससे हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो जाती है और हमें जल्दी फ्रेश होने में मदद मिलती है। उसके अलावा आप कोशिश करें तो आधा घंटा लगभग आप चल सकते हैं। उसको चलने से भी इंटेस्टाइन की मूवमेंट इन्हांस होती है और आपकी कब्ज की समस्या निवारण हो जाता है। इन सभी चीजों के अलावा अगर आपको कुछ अलार्मिंग साइंस हैं, जैसे कि सीवियर एनीमिया है, या वेट लॉस हो रहा है, या आपको पेट में कुछ गांठ जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आंतों में ब्लीडिंग आ रहा है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड आपको भूख लगना बहुत कम हो गया है, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आपको इंजेक्टेबल पेन किलर या फिर हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत पड़ी है, तो इन सब कंडीशंस को एक अलार्मिंग साइंस की कैटेगरी में रखा गया है। और इन सब कंडीशंस की प्रेजेंस में आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज हमने चीजें डिस्कस की हैं, उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो। जो अच्छी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसका साइंटिफिक रीजन बताऊं, ताकि आप उस कोशिश को, उस प्रैक्टिस को काफी लंबे समय तक और हो सके तो लाइफ लॉन्ग कर पाए। इसीलिए ये मेरी एक कोशिश है जिसमें मैं मेडिसिन को एक डर बेस्ड प्रैक्टिस की बजाय एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बना सकूं। मैंने आज बहुत बड़े टॉपिक को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जानबूझ के नहीं डाले हैं। कुछ पॉइंट मैंने मिस भी किए होंगे। तो इस चीज के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपको पर्सनली इसका रिप्लाई कर सकूं। Please do like, subscribe and share this channel, and don't forget to press the bell icon.